नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 22 नवंबर 2024 की थी। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये जजमेंट का क्रिमिनल अपील नंबर है 388-389 ऑफ 2024, जो कि अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का एक केस था। और यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो एक जुडिशियल ऑफिसर हैं। उन्होंने एक जजमेंट थी, हाई कोर्ट का एक जजमेंट थी, उसको चैलेंज किया था। उनके ऊपर कुछ जो रिमार्क्स थे जजमेंट में मेंशन किए गए थे, तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर उस रिमार्क्स को डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक क्रिमिनल अपील थी, वो फाइल की गई थी। और इस जजमेंट और ये फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है उन्होंने एक ऑर्डर लिखा था अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, और कि यहाँ पर कुछ उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स को एक लिखा था कि अगर कोई यहाँ पर कुछ जो इंक्वायरी है वो प्रॉपर नहीं की गई है अगेंस्ट दी कुछ जो अक्यूज थे उनके अगेंस्ट में प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई है, तो कुछ शो कॉज नोटिस भी इशू किया गया था। और अब यहाँ पर जिन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में ऑफिशियल जब पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो रिमार्क्स थे वो मेंशन किए गए थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका थी वो डाली थी, और उनकी जो याचिका थी वो अलाउ कर दी थी। और माननीय हाई कोर्ट ने जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट में जो है वो रिमार्क्स थे वो लिख दिए थे। तो अब यहाँ पर जो अपील थी वो इस ग्राउंड्स पर डाली थी कि जो रिमार्क्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं उनके कैरियर के ऊपर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो रिलीफ है अपीलेंट को वो दे दी थी, और जो रिमार्क्स थे जो माननीय हाईकोर्ट ने लगाए थे उसको डिलीट कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो भी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन अब जजमेंट में कोई रिमार्क्स लिख दिए जाएं किसी जुडिशियल ऑफिसर के केस में तो उनको कैरियर पे एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी अगर कोई भी बात होती है, जब कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो हर जुडिशियल ऑफिसर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो डिफेंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर दूसरे जो भी इश्यूज थे उसको भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया अपनी जजमेंट में। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए यहाँ क्या बताया कि अपीलेंट जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के, और अपीलेंट ने ये अपील्स हैं वो फाइल की थी कि जो एक्सपंजिंग दी एडवर्स रिमार्क्स जो फाइंडिंग्स थी जो रिकॉर्ड की गई थी पैराग्राफ नंबर 13 एंड 14 ऑफ द इम्पिंज्ड ऑर्डर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था 2 मार्च 2023 का दिल्ली हाई कोर्ट ने। अपीलेंट ने यहाँ एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में पहले अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन थी वो मूव की थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि वो जो रिमार्क्स है 11 से लेके 14 तक जो फर्स्ट इम्पिंज्ड ऑर्डर में दिए गए थे 2 मार्च 2023 में, उस ऑर्डर में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी। अब ये सेकंड इम्पिंज्ड ऑर्डर था, मींस जो पहले जो रिमार्क्स दिए गए थे उसको फर्स्ट इम्पिंज्ड ऑर्डर बताया गया। अब जो एप्लीकेशन दी गई थी कि इस रिमार्क्स को रिमूव करने के लिए जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो वो एक सेकंड इम्पिंज्ड ऑर्डर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या थे देखिए वो समझते हैं। अपीलेंट जो है वो एक एप्लीकेशन को डील कर रहे थे, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी, एक फाइल की गई थी FIR का एक केस था जो कि 380-411 इंडियन पिनल कोड का था, सेक्शन 34 का, जो कि थेफ्ट से रिलेटेड है। थेफ्ट अगर किसी ड्वेलिंग हाउस में की जाए और 411 है डिसऑनेस्टली, मतलब जो कोई प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उसको 411 के अंदर डाला जाता है कि कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को, तो वो सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ था केस। तो अपीलेंट ने पहले भी एप्लीकेशन थी एंटिसिपेटरी की बेल एप्लीकेशन जो 2 को अक्यूज थे उनकी रिजेक्ट कर दी थी 2 जनवरी 2023 को। अब
जो मेन एप्लीकेशन थी मीन जो मेन अक्यूज्ड की जो एप्लीकेशन थी वो अपीलेंट के पास आई थी 21 जनवरी 2023 को। डिटेल ऑर्डर जो था दिया था, जिसमें अपीलेंट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, बेल एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते समय अपीलेंट ने कई एडवर्स ऑब्जर्वेशंस थे वो अपने ऑर्डर में लिखे थे और बताया था, और जिसमें कंडक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स का था, उसके अगेंस्ट में जो है ऑब्जर्वेशंस दिए थे और कई डायरेक्शंस भी इशू किए थे। और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्या थी वो ये बताती है कि फाइल जो पुलिस फाइल थी और केस डायरी थी 23/11/2022 की। तो नेक्स्ट डे जब केस डायरी जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिखी थी 4 जनवरी 2023 को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी की जो डेट है 2 जनवरी 2023 की, जिसमें एंटिसिपेटरी बेल को अक्यूज्ड की जो रिजेक्ट कर दी गई थी कि जो, तो आईओ ने एक केस डायरी में 4 जनवरी 2023 को नोटिस इशू कर दिए थे सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में को अक्यूज्ड को। और दिस वाज सरप्राइज, जो कि एसएचओ पुलिस स्टेशन सुनसो जगह के थे, उनको भी अप्राइज किया था। अब यहाँ पर कहा कि सरप्राइजिंगली कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को जबकि अपोज भी किया था पुलिस ने, और जो कि और फिर उनकी कस्टडी रिक्वायर्ड, वहां पे कोर्ट में ये बोला कि उनकी कस्टडी रिक्वायर्ड है कि स्टोलन सारीज और जो रिकवरी आर्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरेस्ट करने के बजाय उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में। तो फिर कहा कि कोई नीड नहीं थी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए, क्योंकि अगर जब उनकी कस्टडी रिक्वायर्ड ही नहीं थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जब पुलिस एक साइड जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अपोज कर रही है और कह रही है कि ज्वाइन करो इन्वेस्टिगेशन को, तो यहाँ पर समथिंग फिशी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, ये थी ऑब्जर्वेशन थी अपनी ऑर्डर में लिखी थी। आप फिर ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद बेल एप्लीकेशन को मेरिट्स पे भी डील किया और कंक्लूड किया कि अक्यूज्ड को जो एंटिसिपेटरी बेल है वो नहीं मिलनी चाहिए, जिनकी एप्लीकेशन जिस अक्यूज्ड ने वो फाइल की थी उसको कहा था कि नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया कि जो कंडक्ट था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, वो यहाँ पे ये मेंशन किया अपने ऑर्डर में कि जो कंडक्ट था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे प्रॉपर मैनर पे, और समथिंग मोर रिटन ऑन वॉल देन विजिबल, जो दिखाई दे रहा है उसके बजाय कुछ वॉल में ज्यादा लिखे। तो ये एक फ्रेज यूज की गई, समथिंग मोर रिटन ऑन वॉल देन विजिबल, जो दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा काफी कुछ लिखा गया है। तो अपीलेंट ने ऑब्जर्व किया कि मैंने कई ऑर्डर्स जो पास किए थे कोर्ट ने, अपडेटेड स्टेटस ऑफ द केसेस जो है वो पेंडिंग है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जो कि मेंशन नहीं किया था प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट ऑफ अक्यूज्ड फाइल, और जो रिप्लाई जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का जो फाइल किया था। तो यहाँ पर अपीलेंट ने फॉलोइंग डायरेक्शंस थे वो इशू किए थे। अपीलेंट ने ये कहा कि शो कॉज नोटिस था वो एसएचओ को दिया जाए कि और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाए कि अंडर सेक्शन 177 इंडियन पीनल कोड में कि उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश्ड किया है कोर्ट में थ्रू डीसीपी साउथ से कि 21 जनवरी 2023 को। अब यहाँ पे बताया कि जो कॉपी ऑफ ऑर्डर था वो डीसीपी को भेजा जाए और इंक्वायर की जाए रोल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एज वेल एज द एसएचओ का जो इन्वेस्टिगेशन थी प्रेजेंट केस में। इन व्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन दिस कोर्ट, जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है और विद द डायरेक्शन की एक डायरेक्शन भी साथ दी कि एटीआर भी फाइल की जाए अगेंस्ट द एरिंग ऑफिशियल्स ऑफ फाइल रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड बिफोर दिस कोर्ट 31 जनवरी 2023 को। एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ दिल्ली से कि वाई एससीआरबी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं किया गया टिल डेट, जबकि डायरेक्शन भी कोर्ट ने दे दी थी कई समय पहले 1.5 years ago। FIR नंबर थी 2018 की, जो पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी का बताया 31 जनवरी 2023 का। विद साथ में एक डायरेक्शन भी दी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करें कंसर्न ऑफिशियल को कि जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया इसके लिए जो ऑर्डर जो दिया था उसको कंप्लाई नहीं किया। तो अब ये कहा, ये भी नोट किया कि पनिशमेंट ऑफ सेंसर जो है वो ऑलरेडी भी अवार्ड किया जा चुका है। डिफॉल्टिंग एसएचओ एडवाइजरीज जो भी हैं वो इशू हो चुकी हैं सारे डिफॉल्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस को, जो एक्सप्लेनेशन दी थी जो मांगी गई थी कमिश्नर ऑफ पुलिस से, और रिपोर्ट्स जो फर्निश्ड की गई थी डीसीपी साउथ और डीसीपी साउथ ईस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कमिश्नर पुलिस, जो कि दूसरे मैटर में था, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो ये प्रैक्टिकली शो करता है कि हायर हायरार्की जो है पुलिस की वो भी डिसिप्लिन नहीं कर पाई है, और इसलिए कॉपी जो थी वो कमिश्नर पुलिस दिल्ली को दी जाए इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस के लिए, और कॉपी जो है वो एसएचओ पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी को दी जाए फॉर रेफरेंस एंड कंप्लायंस। तो अब जो ऑर्डर पास किया था अपीलेंट ने वो 31 जनवरी 2023 को था, और जो कि ऑब्जर्व करता था कि अपीलेंट ने डीसीपी
साउथ को कहा था कि वो इंक्वायरी होल्ड करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ को फिर साथ में बताया था कि ओनली शो कॉज नोटिस थे, वो शो कॉज नोटिस ऑफ सेंसर जो था वही इशू हुआ था ऑफिसर्स को। अपील ने ऑब्जर्व किया कि जो रिपोर्ट थी डीसीपी साउथ की वो साइलेंट थी, कि जो ऑब्जर्वेशन जो दी गई थी अर्लियर ऑर्डर पे, तो यहाँ पर अब कहा कि कुछ फिशी लग रहा है इन्वेस्टिगेशन, समथिंग इज फिशी इन द इन्वेस्टिगेशन, मींस इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनको लग रहा है कि ठीक निष्पक्ष नहीं हो रही है। और अपील ने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्डर था 21 जनवरी 2023 का, वो भी कंसिडरेशन में नहीं लिया था डीसीपी साउथ द्वारा। तो अपीलेंट ने डायरेक्शन दी कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो एक विजिलेंस इंक्वायरी करें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ दिल्ली पुलिस की, और अपीलेंट ने जो है ड्रॉप कर दिया शो कॉज नोटिस जो कि इशू किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और एसएचओ को, जो ऑर्डर जो दिया था 21 जनवरी 2023 को फॉर शोइंग जो शो कॉज दिया था कि क्यों ना उनको प्रोसिक्यूट किया जाए 177 इंडियन पीनल कोड में। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ ने एक पिटीशन थी 482 सीआरपीसी की, वो फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनके जो रिमार्क्स लिखे गए थे जो ऑर्डर्स में 21 जनवरी 2023 को 31 जनवरी 2023 को वो रिमूव कर दी जाए। और कमिश्नर और ये भी एक प्रेयर मांगी थी कि जो डायरेक्शन दिया गया कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो विजिलेंस इंक्वायरी की जाए, वो भी सेटिस्फाइड कर दिया जाए। तो अब इम्पीच्ड ऑर्डर आया था, लर्न सिंगल जज हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जितने भी रिमार्क्स थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ के जो ऑर्डर्स आए थे 21 जनवरी 2023 का 31 जनवरी को, वो एक्सपंज्ड कर दिए जाए। और डायरेक्शन जो इशू किए गए थे अपीलेंट्स ने अगेंस्ट द कमिश्नर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर पुलिस, वो भी कहा था कि वो भी डिलीट कर दी जाए, कि जो डायरेक्शन इशू किए थे अपीलेंट ने कमिश्नर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को, वो भी ऑर्डर्स को डिलीट कर दिया गया। अब जो ग्राउंड्स लिए गए थे अपील और रिटर्न सबमिशंस आए 30 सितंबर 2024 को। अपीलेंट की ग्रीवेंसेस थी कि जो रिमार्क्स थे रिकॉर्ड किए गए थे पैराग्राफ नंबर 13 और 14 इम्पीच्ड ऑर्डर को, वो रिमार्क्स क्या थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किए थे, वो ये थे कि जो कोर्ट ने कहा ये रिमार्क्स अननेसेसरी है क्योंकि इससे सीवियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के, और जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो परफेक्टरी इश्यूज थे जो कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ऑन दी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस। तो जैसे डिस्कस किया गया था कि आईएसजे को these out and out have to embark on the inexorable quest। तो यहाँ पर ये रिमार्क्स था वो एएसजे के ऊपर लगा दिया था, लर्नड एएसजे के ऊपर, कि एएसजे आउट नॉट हैव टू एम्बार्क ऑन इनएक्सोरेबल रिक्वेस्ट को, कहा कि अपनी वो जर्नी जो है कभी ना खत्म होने वाली जर्नी कभी ना स्टार्ट करें, कि उनको करनी नहीं चाहिए थी, कि जो कि ओरिजिनली कंसर्न था वो सुटेबली एड्रेस्ड हो चुका था। अब ये कहा कि जो रिमार्क्स और फ्रेजोलॉजी यूज की गए थे लर्नड एएसजे के, वो समरी नेचर में थे, वो पीनल इन स्कोप में था, तो वो स्टिग्माइजिंग जो इन टोन था और टेनर था वो जैसे कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है, बियॉन्ड द कैन ऑफ अनएक्सपेक्टेड जुडिशियल कंडक्ट। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे वो मेंशन किए। और साथ में एक और लिखा था पॉइंट पैरा नंबर 40 में कि एएसजे वुड बी सर्कमस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन इन फ्यूचर बिफोर एम्बार्किंग ऑन जुडिशियल मिसएडवेंचर्स। कहा कि एएसजी को पहले से ज्यादा केयर की जरूरत है, कॉशियस की जरूरत है जब भी कोई स्टार्ट करें अपने जुडिशियल मिसएडवेंचर्स को। तो ये सारे रिमार्क्स थे उनके अगेंस्ट में लिखे गए थे। अब यहाँ पे बताया कि अपीलेंट ने एक इम्प्लीड भी किया था, एक एप्लीकेशन में इम्प्लीड भी किया था कि हाईकोर्ट को भी इम्प्लीड किया जाए एज ए पार्टी थ्रू रजिस्ट्रार जनरल। तो एक एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन को भी अलाउ कर दिया था कोर्ट ने, और शॉर्ट रिप्लाई था वो फाइल किया था हाई कोर्ट ने ओएसडी द्वारा, जो कि रूल्स ऑफ लिटिगेशन के ओएसडी थे। उन्होंने रिलायंस जो प्लेस किया था वो रूल 6 पार्ट एच चैप्टर 1 ऑफ वॉल्यूम 3 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, उसका यहाँ पर रिलायंस ये लिया था। वो रूल 6 क्या कहता था कि ये अनडिजायरेबल होता है कोर्ट्स का कि वो रिमार्क्स हैं वो मेक करें जो कि सेंसरिंग द एक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, जब तक कि वो जो रिमार्क्स हैं वो स्ट्रिक्टली रेलिवेंट ना हो इस केस पे। तो यहाँ पर कहा कि ये भी बताया गया था, रूल ये भी कहता था कि ओवर अलाक्रेडिटी नहीं होनी चाहिए जुडिशियल ऑफिसर्स की, कि वो बिलीव करें कि सब कुछ जो है वो पुलिस के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर प्राइम फेशिया ये कोर्ट ने कहा कि हम इस व्यू को देखते हुए जो रूल्स था वो इंटरफेयर करता था डिस्क्रिशन जो अवेलेबल टू द जजेस हैं। तो यहाँ भी कोर्ट ने कहा ये अननेसेसरी है हमें इस डील करने के लिए, क्योंकि जो रूल 6 का था जो डॉक्यूमेंट था जो रिकॉर्ड में लाया गया था, लर्नड एएसजी जो है
अपेयर हो रहे थे हाई कोर्ट मींस लर्नर एज अपेयरिंग फॉर द हाई कोर्ट में किस साइड से अपेयर हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो रूल 6 है, रूल कमेटी के पास जो है अप्रूवल आ चुका है कि वो हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि इस रूल को 6 को डिलीट कर दिया जाए, और अप्रूवल जो है ऑनरेबल गवर्नर की वो मांगी गई है कि इसमें रिक्वेस्ट में साउट मांगी गई है कि इसको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी वो रूल 6 है वो डिलीट कर दिया है। अब सबमिशंस क्या थी? सबमिशन ये थे, काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट के, उन्होंने कहा, उन्होंने टेंशन को ऊपर ये रिस्पेक्ट पे देखकर ड्रॉन किया कि ये अनवारंटेड अपीलेंट को मींस जो केस जो डील किया जा रहा था अपीलेंट द्वारा वो वारंटेड है कि द अपीलेंट की ये जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो पास किए जाने चाहिए थे पुलिस ऑफिसर्स के, और डायरेक्शंस भी जो बताई गई थी जैसे रेफर किया गया था अबव, और पॉइंट आउट किया कि जो अपीलेंट ने जो फॉरवर्ड नहीं किया था शो कॉज नोटिस को, जो आईओ एसएचओ को दिया था कि क्यों क्रिमिनल एक्शन लॉ जो है वो मोशन में ना लिया जाए फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 177 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और उसने कहा कि अपीलेंट ने पॉइंट आउट किया था कि जो फ्लॉज है इन्वेस्टिगेशन में और अपडेट नहीं किया जा रहा एससीआरबी डाटा को, और ये कहा कि नॉन कंप्लायंस था जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था 29 जनवरी 2021 का जो इशू हुआ था ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस द्वारा, वो जो कि डिप्टी कमिश्नर पुलिस से हुआ था। तो यहाँ साथ में ये कहा था कि कुछ भी रॉन्ग नहीं किया था अपीलेंट ने, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि उन्होंने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं की केस डायरी को, और जजमेंट्स पर भी कुछ रेफरेंसेस दिए, वीके जैन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड केपी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और आर के री मतलब केस नाम बताया कि यहाँ पे नाम बताया के नाम जो पूरा नाम नहीं, टर्मिनोलॉजी केस लॉ में टाइटल से बदला गया है, के वर्सेस ए जुडिशियल ऑफिसर मींस सुओ मोटो एक केस था वो लिया गया था कोर्ट द्वारा, तो उसमें ये बताया गया है। और साथ में रिमार्क्स थे कि उन सब केसेस में बताया गया, जो रिमार्क्स थे उनका रेफरेंस देके कहा कि जो अपीलेंट ने जो हाई कोर्ट ने रिमार्क्स लिए हैं पैरा नंबर 13-14 में, उसको रिमूव करने की आवश्यकता है, डिजर्व्स टू बी एक्सपंज्ड है। और यहाँ पर सबमिशन ये दी कि अनब्लेमिश्ड कैरियर है इनका अपीलेंट एज ए जुडिशियल ऑफिसर, ऐसे रिमार्क्स से उनका कैरियर एडवर्सली अफेक्टेड हो सकता है, और अटेंशन जो ऑब्जर्वेशंस की वो दयाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल की कोर्ट की रेफरेंस दी थी। अब सबमिशन स्टेट ने अपने जो थे वो लॉज के एस्पेक्ट था वो कोर्ट स्टेट ने असिस्ट किया। अब कोर्ट ने कंसिडर किए सारी सबमिशंस को, और उन्होंने कहा कि दो पार्ट्स थे इम्पेंज्ड ऑर्डर के। पहला पार्ट था कि ऑब्जर्वेशंस थे जो कि फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की थी अपीलेंट ने अगेंस्ट द आईओ एंड एसएचओ को, और साथ में ये मांगा गया था कि डायरेक्शन इशू की गई थी अपीलेंट ने कि means setting aside the direction issued by the appellant to commissioner of police for holding an inquiry। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी इम्पेंज्ड ऑर्डर की। और सेकंड पार्ट था कि जो ऑब्जर्वेशंस थे जो पैरा नंबर 13 ऑफ 14 में, अब फर्स्ट पार्ट के ऊपर ये कहा कि अपीलेंट की इसके बारे में कोई ग्रीवेंसेस नहीं थी कि जो उनको रिलीफ मिल गया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो उसमें उसके उस पार्ट के ऊपर कोई ग्रीवेंसेस उन्होंने रेज नहीं की। अब सेकंड पार्ट तक ही कन्फाइंड किया कि जो एडवर्स रिमार्क्स थे वो हाईकोर्ट ने लगाए थे। अब कुछ केसेस का रेफरेंस दिया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नाइम का, और उस सारे केसेस के कोर्ट ने यहाँ पर अपने रेफरेंसेस थे उन सारे यहाँ पर कोर्ट किए हैं, क्योंकि लेंथी जजमेंट है थोड़ी। अब फाइनल एस्पेक्ट्स पे चलते हैं, क्या था फाइनल एस्पेक्ट पे माननीय कोर्ट ने क्या बताया। सारी जजमेंट को रेफरेंस देने के बाद कोर्ट ने कहा, देखिए कि जो कोर्ट जो है वो हायर जुडिशियल हायरार्की में है, वो उनके पास एक अपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन होती है कि वो जो नीचे की जो कोर्ट जो है वो एरर कमिट करती है उसको रिमूव करे, मतलब उसको ऐसे करेक्ट करे। हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 227 के अंदर और 482 के अंदर सीआरपीसी में कि जो एरर्स कमिट करती है नीचे की कोर्ट्स जो जुडिशियल सबऑर्डिनेट होती है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होती। यहाँ पर सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि अपीलेट, रिविजनल और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं उनके पास पावर होती है, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं पावर। जो एरोनियस ऑर्डर्स होते हैं और जो अनकॉल्ड और अनवारंटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको रिमूव किया जा सके, एक्सपंज किया जा सके। तो यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट्स के पास लेजिटिमेटली वो क्रिटिसाइज कर सकती है जो ऑर्डर्स जो ट्रायल कोर्ट पास करती है और जो अपीलेट कोर्ट्स भी पास करती है बाय गिविंग कोई रीजंस देने के बाद। और क्रिटिसिज्म ऑफ एरर्स कमिटेड इन सम केसेस, जो कई बार यह है कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज करती है, और सच प्रकार की जो सच लैंग्वेज जो है वो हमेशा होनी चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एरर्स। जो इम्पिंज्ड ऑर्डर्स में जो एरर्स की जाती हैं वहां तक ही सीमित रहनी चाहिए। और कोर्ट्स जो है अपने को
कुछ रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और एडवर्स कमेंट्स जो पर्सनल कंडक्ट होता है और कैलिबर का जुडिशियल ऑफिसर्स का, ऐसे में कोर्ट्स को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा एक प्रकार का डिफरेंस होता है एक एरोनियस ऑर्डर्स का और क्रिटिसाइज करना, जुडिशियल ऑफिसर को क्रिटिसाइज करना, तो यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। अब पहला पार्ट जो है कि परमिसिबल है, मींस क्रिटिसाइज करना, एरोनियस ऑर्डर्स को क्रिटिसाइज करना वो परमिसिबल है। और सेकंड कैटेगरी कि ऐसे में जो जुडिशियल ऑफिसर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो बेस्ट टू बी अवॉइडेड। इसमें कोर्ट ने को कहा कि ऐसे में कोर्ट्स को रोकना चाहिए। अब रीजंस जो थे वो एक्सप्लेन किए जा चुके थे, पहले एक जजमेंट आई हुई थी। 5 रीजंस दिए गए थे पैराग्राफ नंबर 15 ऑफ डिसीजन, क्यों जुडिशियल ऑफिसर्स को कंडेम नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आई थी डिसीजन की हाई कोर्ट जजेस द्वारा कि एक इम्प्रॉपर कंडक्ट होता है ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, वो हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है, सॉरी नॉट अट्रैक्ट, इनवाइट करता है अटेंशन को चीफ जस्टिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू सच कंडक्ट। जब भी एक्शन प्रपोज्ड होता है जुडिशियल ऑफिसर द्वारा के अगेंस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, तो हमेशा उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्लैरिफाई कर सकें और एक्सप्लेन कर सके अपनी पोजीशन को। लेकिन अगर कोई पर्सनल एडवर्स ऑब्जर्वेशंस जजमेंट में कर दिए जाते हैं तो जुडिशियल ऑफिसर का जो कैरियर है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जजेस भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी मिस्टेक्स करते हैं। तो मोस्ट केसेस कोर्ट्स है हमारी कंट्री में ओवरबर्डन है। 2002 में एक केस था ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन एंड अदर सोसाइटी यूनियन ऑफ इंडिया, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि विद इन 5 साल के अंदर में कोशिशें पूरी की जानी चाहिए कि जो जजेस की जो पॉपुलेशन है वो 50 पर मिलियन दुआएं होनी चाहिए, मीन्स 10 लाख में 50 जजेस का होना जो आवश्यकता है। लेकिन कहा कि 2024 तक आते आते सिर्फ 25 पर मिलियन ही हो पाए, मीन्स 10 लाख में सिर्फ 25 ही जज हैं और पॉपुलेशन और लिटिगेशन जो है वो काफी सब्सटेंशियली इंक्रीज हो चुकी है। तो जजेस जो हैं वो काम करते हैं, अंडर स्ट्रेस में काम करते हैं, और एवरी जज जो है अपनी पोस्ट और स्टेटस के साथ तो वो भी एरर जो है वो कमिट करते हैं पोस्ट और स्टेटस के हिसाब से। अब ये कहा कि कई साउंड जजमेंट्स लिखने के बाद में जज जो है वो एरर भी करता है, किसी जजमेंट में एरर भी कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर होता है वर्ड का। और अदरवाइज जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हाई कोर्ट जो है हमेशा करेक्ट कर सकती हैं एरर को, जब वो करेक्ट करती हैं जब, लेकिन स्ट्रिक्चर्स जो है वो पास किए जाते हैं अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में, तो वो प्रिजुडाइज होता है उस जुडिशियल ऑफिसर को और एम्ब्रेसमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमें हमेशा देखना याद रखना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी बैठे हैं, हम भी मिस्टेक्स करते हैं। तो ये पर्सनल क्रिटिसिज्म होता है जजेस का जब वो रिकॉर्ड करते हैं फाइंडिंग्स को ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस। जब में ऐसे में जो कंडक्ट होता है जजेस का जजमेंट्स में जो क्रिटिसिज्म करना वो मस्ट बी अवॉइडेड। ऐसे में उनको रोकना मीन्स कोशिश करें कि वो ना करें, अवॉइड करें। तो अब ये जजमेंट में लिखा हुआ था कि अपीलेंट एम्बार्क्ड ऑन एन इनएक्सोरेबल क्वेस्ट, तो ये कहा था अपीलेंट में, तो ये और साथ में बताया था कि एडवाइस दी थी कि अपीलेंट को कि सर्कमस्पेक्ट और एक्सरसाइज केयर करें और कॉशन रखें इन फ्यूचर में। तो कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जजमेंट जो है जुडिशियल साइड को जो एडवाइस किया जाए इंडिविजुअल जुडिशियल ऑफिसर में, तो ये कहा कि हमेशा ये ऐसी तरह के जो कमेंट जो रिमार्क्स दिए गए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में होने चाहिए इन एप्रोप्रिएट केस में। और डिस्क्राइबिंग द अपीलेंट्स अप्रोच जुडिशियल मिसएडवेंचर, तो पैराग्राफ नंबर 14 में जो लिखा गया था कोर्ट ने कहा ये भी इम्प्रॉपर है। तो जो प्रेयर मांगी थी अपीलेंट ने कि रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाए पैरा नंबर 13-14 में, तो वो जो कोटेड किया था इन पैरा नंबर 6 एंड अबव, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम सीड करते हैं। अब साथ में हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो डायरेक्शन जो है एक्सपंज द रिमार्क्स जो अगेंस्ट द अपीलेंट है वो बाइंड नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द हाई कोर्ट में। तो मीन्स जुडिशियल साइड पे उनको वहां से एक्सपंज कर दिया, मीन्स उसको डिलीट कर दिया, तो अपील सी वो अलाउड कर दी। जो एडवर्स रिमार्क्स थे अपीलेंट के जो पैरा नंबर 13 और 14 की जो फर्स्ट इम्पिंज्ड ऑर्डर था जो कोर्ट किया गया था इन पैराग्राफ नंबर 6 एंड अबव से, वो एयर बाय एक्सपंज्ड। तो जो उन्होंने पैरा नंबर 6 में किया था उसने कहा कि हमें हेयर बाय एक्सपंज कर दे, तो उससे रिमूव कर दे। तो ये ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच की जो जजमेंट थी जो कि आई थी 22 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।